I am Anil Kumar Sharma, your हिस्ट्री टीचर। आज मैं आपको हिस्ट्री का लेसन नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात इसके विषय में देखिए। उपनिवेशिक काल में हमारे देहात यानी ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़े, वहाँ रैयत यानी किसान उनकी स्थिति, जमींदारों की स्थिति, जोतदारों की स्थिति और वहाँ रहने वाले आदिवासी जैसे पहाड़िया व संथाल इनके जीवन पर क्या असर है। मुख्य रूप से इस चैप्टर के अंदर हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दक्षिण का पठार यानी मुंबई आदि के बारे में भी कुछ विस्तार से जानेंगे कि वहाँ के देहाती समाज के ऊपर उपनिवेश का क्या प्रभाव। सर्वप्रथम 1793 ईस्वी के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस भूमि का एक स्थायी बंदोबस्त जिसे ईस्टमराज प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, इसे आरंभ किया। इस प्रणाली को आरंभ करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य कंपनी की आय को निश्चित करना था। भू राजस्व की एक निश्चित लगान निश्चित करके एक आय सुनिश्चित करना था और भूमि को जमींदारों को सौंपना था ताकि कंपनी को प्रतिवर्ष एक निश्चित आय प्राप्त हो जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रणाली को आरंभ किया। शुरू में तो इस प्रणाली के कंपनी को भी काफी फायदे हुए, लाभ हुए, लेकिन बाद में कंपनी को इस प्रणाली के इतने अधिक लाभ प्राप्त नहीं हुए जितने की कंपनी उम्मीद कर रही थी, क्योंकि इस प्रणाली के तहत कंपनी के पास भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार नहीं था और जमींदारों को भी इस प्रणाली की बड़ी आर्थिक हानि हुई, क्योंकि वह कंपनी की ऊंची लगान देने में असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जमींदारों ने और कृषकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया। ब्रिटिश सरकार ने 1813 ईस्वी में एक रिपोर्ट भी पास की जिसे हम 5वीं रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट के 1002 पन्नों के अंदर 800 पेजों के अंदर महज आंकड़े और तालिकाएं, उनके अंदर कंपनी के भू राजस्व वसूलने के तरीके इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है। उस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण में जो विद्रोह हुआ था उसकी जिम्मेदार केवल और केवल महाजनों, साहूकारों को ही ठहराया। इतना ही नहीं, इस ब्रिटिश काल के अंदर संथाल और पहाड़िया लोगों ने भी विद्रोह किए। संथाल आदिवासियों ने शीतो भैरव कालू के नेतृत्व में संघर्ष किया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी जमीनें जमींदारों को दे दी, यानी बाहरी लोगों को दे दी, जिनका इन लोगों ने डट करके विरोध किया और 400 आदिवासी गांव के लोगों ने बैठ करके एक सभा की और 60,000 सैनिकों के साथ ब्रिटिश सेना का विरोध किया। इस विरोध के स्वरूप बहुत से आदिवासी मारे गए। शीतो जो कि उनका नेता था उसे भी बंदी बना करके उसका वध कर दिया। तत्पश्चात कालू और भैरव को भी मार। दूसरी तरफ दक्षिण में भी एक दंगा हुआ, जहां किसानों ने महाजनों के, साहूकारों के बही खाते जला दिए, उनके घरों को आग लगा दी, क्योंकि वहां भी किसान साहूकारों से ऋण लेता था और ऋण की वसूली न करने पर साहूकार उसकी जमीन, उसके कृषि के यंत्र आदि को अपने पास जब्त कर लेता था, जिससे साधन संपन्न होते हुए भी किसान साहूकारों पर निर्भर हो जाता था।
ऐसी स्थिति में भी लोगों ने विरोध किया, क्योंकि प्राचीन ग्रामीण परंपरा के अनुसार जवान को ही महत्व दिया जाता है, जबकि ब्रिटिश सरकार के कानून के तहत जवान का महत्व नहीं था, वहां लिखित आदेश है। यही कारण था कि किसानों ने साहूकारों के बही खाते जलाए, जिनके अंदर उनके लिखे हुए साइन हस्ताक्षर थे। अब आपको इस पाठ से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको हल कराते हैं कि भाई योग का एक महत्वपूर्ण शक्ति या हस्ती या फिर ताकत में वृद्धि क्यों होती जा रही थी। देखिए, योग का ताकत में वृद्धि इसलिए होती जा रही थी क्योंकि योग का वास्तव में भूमि के मालिक थे, क्योंकि सारी जमीन के ऊपर खेती वही करते थे। जमींदार उन्हें बटाई के ऊपर देते थे और फसल का आधा हिस्सा अपने पास रखते थे, आधा वो जमींदार को देते थे। परिणाम स्वरूप उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। व्यापारी का साहूकार अधिकांश जोतदार केवल खेती ही नहीं कर रहा था, उसके पास इतनी अधिक मात्रा में अनाज आता था जिससे वह व्यापार भी करने लगा और साहूकार की भांति ऋण भी दे देता था। जमीन की खरीद, इतना ही नहीं, जोतदार उन पैसों से जब ब्रिटिश सरकार जमीन की नीलामियां करती थी तो वह जमीन भी खरीद लेता था, अर्थात जमींदार बन जाता था। तो ऐसी स्थितियों के अंदर उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। एक अन्य प्रमुख कारण ये भी था कि जब राजस्व की लगान बड़ी ऊंची थी और जोतदार गांव के अंदर इस प्रकार का माहौल बना देते थे जिससे जमींदार लगान नहीं वसूलने पाता था, परिणाम स्वरूप यह होता था कि ब्रिटिश सरकार के खजाने में लगान नहीं पहुंचती थी और जमींदारों की संपत्तियों को नीलाम कर देते थे। उदाहरण के लिए वर्तमान के राजा की ही हजारों एकड़ जमीन उस समय नीलाम की गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय के समाज में जोतदार जो था एक शक्तिशाली मुखिया के रूप में उभर करके सामने आ रहा था। अब इन जोतदारों ने जब अपनी शक्ति को बढ़ा लिया तो अब कुछ जमींदार लोग जो थे वो अपनी जमींदारियों को बचाने का प्रयास करते थे। वो अपनी जमींदारी किस प्रकार से बचाते थे ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जमींदार अनेक प्रकार के हथकंडे व तिरकमबाजी लगा करके अपनी जमींदारी को बचाते थे, जिसमें स्वपत्र बेनामी खरीददार, जब जमींदारों की जमीनें अंग्रेजी कंपनी नीलाम करती थी तो जमींदार अपने ही किसी एजेंट को बोली लगाने के लिए अधिकृत कर देते थे और वह एजेंट इतनी अधिक बोली लगा देता था कि दूसरा व्यक्ति उतनी बोली नहीं लगाने पाता था और फिर वह एजेंट सरकारी खजाने में पैसा जमा नहीं कर पाता। परिणाम ये निकलता, अंग्रेजी कंपनी को पुनः जमीन की बोली लगानी, पुनः जमींदार यही क्रिया अपनाता और सरकार बार बार बोली लगाती। ये क्रिया तब तक चलती जब तक बोली लगाने वाला और कंपनी हार नहीं जाती। अंत में कंपनी परेशान होकर के उस पुराने जमींदार को भी जमीन दे देती। दूसरा तरीका था उनका भूमि पर कब्जे लेने का। यदि कभी कभार कोई बाहरी व्यक्ति बोली लगा करके जमींदार की जमीन को ले भी देता था तो जमींदार के लाठी वाले अर्थात उसके सहयोगी या उसकी सेना उस बाहरी लोगों को सहज भाव जमीन पर कब्जा नहीं करने देते थे और उन्हें मार पीट करके वहां से भगा देते थे। तो इस प्रकार जमींदार लोग अपनी जमीनों की मलकियत या अपनी जमीनों को बचाने में कामयाब हो गए। अब आता है कि संथालों ने विद्रोह क्यों किया। देखिए, 1813 ईस्वी के अंदर इन सभी नीतियों के विरुद्ध जब अंग्रेजी सरकार
जंगली इलाकों में जंगलों में जाने लगे तो वहाँ उन्होंने जमीन के मालिक जो आदिवासी समूह थे उनसे जमीन लेनी आरंभ कर दी और खेती करवानी आरंभ कर दी। आदिवासियों का विद्रोह बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि उनके जंगल और जमीन उछल रही थी। उन्होंने सीतो कानू भैरव के नेतृत्व में संघ बनाया। 400 आदिवासी गांव के मुखिया इकट्ठे हुए। 60,000 सैनिकों से साथ उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, लेकिन आदिवासियों की तीरों कमान के सामने ब्रिटिश सरकार के पास बंदूकें गोला बारूद था। वो कमाने और तीर टिक नहीं सकी। आदिवासियों को जबरदस्ती कुचल दिया गया। उनके नेता सीतों को बंदी बना करके मार डाला। बाद में भैरव और कालू को भी मार दिया। परिणाम ये निकला कि हजारों की संख्या में आदिवासियों का कत्ल हो गया और वो आदिवासी ब्रिटिश सरकार के गुलाम होकर के रह गए। ऐसा ही एक विद्रोह दक्षिण भारत में मुंबई के क्षेत्र में हुआ, इसे दक्कन दंगा भी कह देते हैं। ये दंगा 1875 ईस्वी में हुआ, क्योंकि इस दंगे के पीछे भी कारण ये था कि कृषक रैयत जो थी वो साहूकारों के कर्ज जाल में फंसती जा रही थी, क्योंकि साहूकारों ने जो ऋण उनको देते थे बदले में उनके पास से अंगूठा लगवा करके उनकी जमीन या उनके कृषि यंत्र गिरवी रखवा लेते थे। यह स्थिति अकाल के समय या फसल न होने की स्थिति में बड़ी दयनीय हो जाती थी। किसान ऋण चुकाने की स्थिति में असमर्थ होता था। वह साहूकार के पास पुनः ऋण की मांग लेकर के जाता था। साहूकार उससे उसके कृषि यंत्र बैल या ऊँट या हल वगैरह को गिरवी रखवा लेता और फिर किराए के रूप में उन्हें काम के लिए देता था। अब किसान अपने यंत्रों का क्षुब्ध मालिक है, फिर भी वह साहूकार से उनको किराए पर लेकर के जाता है। ऐसी स्थिति में उनका कर्ज जाल बढ़ता था। तंग होकर के उन्होंने साहूकारों के ऊपर हमले कर दिए और विद्रोह किया। इस विद्रोह में उनका पहला निशाना साहूकारों के बही खाते थे, जिनमें उनका रिपोर्ट सुरक्षित था, क्योंकि ब्रिटिश अदालतों के सामने लिखित रिपोर्ट चलते थे। ग्रामीण परंपरा जुबानी वाली बात नहीं चलती थी, तो इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने उनको ही जलाया। ब्रिटिश सरकार ने भी उस क्षेत्र को सेना के हवाले कर दिया और शांति बनाने की पूरी व्यवस्था की। सेना ने जबरदस्ती किसानों को कुचल करके वहां शांति स्थापित की। एक दंगा आयोग रिपोर्ट लेने के लिए एक कमीशन भी नियुक्त किया। उस कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट के अंदर कंपनी को किसी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया। उसने भी दोषी साहूकारों को, किसानों को ही ठहराया, क्योंकि किसानों ने कंपनी की ऊंची लगान की वजह से विद्रोह नहीं किया, बल्कि विद्रोह उन्होंने साहूकारों के फंसे हुए ऋण जाल की वजह से किया। ब्रिटिश सरकार को ऐसी रिपोर्ट दी जिसमें कंपनी को क्लीन चिट मिली और किसानों के दंगे को जबरदस्ती सेना के बल पर तबाह किया गया। अब प्रश्न है कि पहाड़िया और संथाल आदिवासियों की आजीविका विज्ञान। देखिए, संथाल आदिवासी और पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों में आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे। ये लोग कुदाल से खेती करते थे, हल का प्रयोग जमीन के अंदर बिल्कुल नहीं करते थे और अपने छोटे छोटे खेत बना करके जंगलों को साफ करके झूम खेती करते थे। इसके अलावा ये लोग अपनी आजीविका की फसलें जवार, बाजरा आदि का उत्पादन करते थे। ये लोग जंगलों से शहद, लाख में दूध आदि इकट्ठा करते थे। इनको बेच करके अपनी आजीविका चलाते थे। स्थायी खेती ये बिल्कुल करना पसंद नहीं करते थे। ये अपने गुजारे के लिए ही फसलें उगाते थे। इसके विपरीत संथाल आदिवासी खेती हल से करते थे।
को साफ करके कृषि का उत्पादन करते थे। वे खाने के साथ साथ व्यापारिक फसलें तंबाकू, गन्ना, कपास आदि को उगाते थे। वे अपनी जरूरतों के साथ साथ व्यापार भी करते थे। तो ये संथाल और पहाड़िया लोगों की आजीविका के अंदर कुछ फर्क था। आप प्रश्न है कि जब अमेरिका में ग्रहण हुआ तो भारत की रैयत पे किसानों को उसका क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिका के अंदर 1861 और 65 के बीच ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो गया था, ग्रहण चला। और जब अमेरिका में ये ग्रहण चला तो भारतीय किसान, जमींदार, हर वर्ग को बहुत अधिक फायदा हुआ। कारण यह था कि अमेरिका से इंग्लैंड को कपास मिलनी बंद हो गई, और जब इंग्लैंड को कपास मिलनी बंद होगी तो इंग्लैंड का औद्योगिक उत्पादन, वस्त्र उद्योग जो था वो खतरे में पड़ गया। और अब उन्होंने भारत से कपास खरीदने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत के क्षेत्रों में यहाँ के किसानों को कपास के उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा, और इतनी अत्यधिक मात्रा में इन्होंने कपास का पैदावार की। किसानों को एडवांस कपास उगाने के लिए पेशियां दी जाने लगी। प्रति एकड़ के हिसाब से उस समय 100 रुपये देते थे, ताकि किसान अधिक से अधिक कपास का उत्पादन करें, जिससे भारतीय किसान और भारतीय जमींदार को बहुत अधिक फायदा हुआ। और ब्रिटिश कंपनी उनकी कपास को खरीद करके इंग्लैंड में भेजने लगी। लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक बरकरार नहीं रह सकती, क्योंकि गृह युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड उन्हें कपास अमेरिका से मिलने लगी। ऐसी स्थिति में जब कपास अमेरिका से उन्हें मिलने लगी तो वे बेचारे फिर जो है गरीब हो गए और उनकी आजीविका के साथ फिर छिड़ गए। अतः अमेरिकी गृह युद्ध का भारतीय किसानों पर एक लंबे समय तक स्थायी रूप से प्रभाव नहीं पड़ा। ये प्रभाव महज कुछ ही वर्षों तक रहा। कुछ ही वर्षों तक तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रही, लेकिन कुछ समय बाद स्थिति पुनः दयनीय हो गई। इस पाठ के अंदर आपको इसी विषय के अंदर बताया गया है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक नोट करें। जो तारों की शक्ति में वृद्धि क्यों होती जा रही है? प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2, जमींदार लोग अपनी जमींदारी का नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित करते हैं? प्रश्न नंबर 3, पहाड़िया और संताल आदिवासियों की आजीविका में क्या अंतर था? नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका में हुए गृह युद्ध से भारतीय रैयत यानी किसानों पर क्या प्रभाव पड़े? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में दंगा क्यों भड़का? इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। धन्यवाद।